स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 65 विज्ञान सब्जेक्ट की है बेटा। 10th क्लास के बच्चों के लिए है 9 तारीख की, ठीक है। जिसमें आज हम नए चैप्टर्स पढ़ेंगे अपना जीव जनन कैसे करते हैं। हमारा नए जो लास्ट चैप्टर था बेटा वो फिनिश हो चुका है, विद्युत चुंबकीय के प्रभाव थे जो। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे बेटा आपको पूरा सिलेबस कवर होता जा रहा है। और मैं आप सभी को एक बात बोलूँगी बेटा, सभी बच्चे इन वीडियोस को बेटा बार बार रिवाइज करो। इनमें बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी वर्कशीट आपके आई हैं जो आपकी बुक में आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ना कंसेप्ट, वो आपके इन वर्कशीट के अंदर आए हुए हैं। तो इनको बेटा अच्छे से गो थ्रू होना है, समझना है, और डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब स्टार्ट करते हैं बेटा। किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। तो बेटा देखो, जीव जनन करते हैं हमें पता है, लेकिन क्या जनन आवश्यक है? तो जीवों को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जैसे भोजन और जल जरूरी होता है जीवित रहने के लिए, लेकिन किसी स्पीसीज मतलब प्रजातियाँ, ठीक है, को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य है। यानी अपनी ही स्पीसीज को, अपनी प्रजाति, जैसे डायनासोर है बेटा, डायनासोर विलुप्त हो गए, उनकी स्पीसीज नहीं बची, तो अपनी स्पीसीज को का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक होता है, ठीक है। अब क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं? तो बेटा क्या बोल रहे हैं कि क्या जीव क्यों जो पूरी रूप से जो आप इनकी कॉपियाँ होती हैं उनका सर्जन करते हैं? जैसे वो होते बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो देखो, जीव का आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते, क्योंकि बेटा उनकी आकृति और जो आकार होता है, जैसे देखो जो क्या नाम है मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? मनुष्य जैसे होते हैं। तो उनका आकार आकृति एक समान होने के कारण ही वो हमें एक प्रजाति के लगते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी मनुष्य का जो जीव बच्चा है वो कैसा लग रहा है, गाय के बच्चे जैसा लग रहा है, ऐसा तो नहीं होता। अपनी ही प्रजाति के स्पीसीज जैसे लगते हैं वो, क्योंकि उनकी आकृति डिजाइन समान होते हैं। यदि शरीर के डिजाइन समान हैं तो इन डिजाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए, ठीक है। इसके सबसे बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा, ठीक है। तो बेटा ये आकृति और आकार समान बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सेम टू सेम इनकी जो कॉपियाँ होनी चाहिए, ठीक है। प्रतिकृतियाँ मतलब कॉपी होनी चाहिए इनकी, तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए जिससे वो नया बन सकता हो। तो इसके लिए भी हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो इनके ब्लूप्रिंट ले लेते हैं, और जब दूसरे संतान या किसी जीव में जाते हैं उसी स्पीसीज़ के, तो वो हूबहू उसके जैसे उनको बना देते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई पेज है, उसकी फ़ोटोकॉपी कराते हो, तो वो मशीन क्या करती है बेटा, उसका ब्लूप्रिंट ले लेती है और फिर उस ब्लूप्रिंट को नए जो हम फोटोकॉपी कराते हैं उस पर वो उसको छाप देती है। ऐसे ही जो डीएनए होते हैं बेटा हमारे शरीर के अंदर, वो उसका ब्लूप्रिंट इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, आकृति का, सब चीज़ों का, और फिर जो नई संतति आती है उसके अंदर उसको वो डाल देते हैं, तो वो हमें हूबहू ऐसी लगती है। अब कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक की संतति पीढ़ी में जाता है। देखो, कोशिका के केंद्रक होता है बेटा, केंद्रक में क्या होते हैं? केंद्रक में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनके अंदर डीएनए होता है। उस डीएनए के अंदर बेटा अणु होते हैं, ठीक है, और उन अणुओं के अंदर वो संदेश छिपे होते हैं जो एक जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाते हैं, एक जनरेशन से दूसरी में जाते हैं, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब बेटा नेक्स्ट क्या बोला है कि कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अब जो कोशिका होती है बेटा, कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उस केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं उनमें डीएनए के बने होते हैं। अब डीएनए भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो या फिर डीएनए के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है बेटा, जो क्या प्रोटीन का संश्लेषण करती है। जैसा हमें प्रोटीन चाहिए उसी तरीके का वो संश्लेषण करती है उस इन्फॉर्मेशन की सहायता से, ठीक है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न भिन्न होंगे। अब देखो बेटा, तुम्हारे शरीर में कोई अलग तरीके का डीएनए होगा, और मनुष्य की जाति में भी इतने सारे इंसान हैं, उन सभी के जो केंद्रक है कोशिकाओं का उनमें डीएनए अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके जो प्रोटीन बनते हैं वो भी उसी तरीके के होते हैं। इसलिए हम कह देते हैं कि जैसे कि तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे दोस्त की शक्ल उसके पापा से मिलती, तुमसे तो नहीं मिलती, क्योंकि जो उसके पापा का डीएनए था वो उसके अंदर आया, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो प्रोटीन बना वो ऐसा बना, ठीक है। अब बेटा विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में विविधता भी होगी। तो इसीलिए बेटा सभी के क्या होते हैं, प्रोटीन अलग अलग होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, तो इसीलिए सभी उस प्रजाति के भी मनुष्यों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। अतः जीव जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। तो जनन का मतलब क्या होता है बेटा
कि डीएनए की प्रतिकृतियाँ, डीएनए की कॉपियाँ तैयार करना, और संतति इसे वंशानुगत करती है, और फिर ये जो संतान होती है उसके अंदर ये वंशानुगत हो जाती है, वंशानुगत। ठीक है। अब बेटा डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया कुछ विभिन्नता आती हैं। अब जब डीएनए की प्रतिकृतियाँ बनती हैं तो उसमें कुछ विभिन्नता आती हैं। तो बेटा जैसे आप फोटोकॉपी कराते हो तो तुम्हारे में मान लो ये लाइनें थी, लेकिन फोटो कॉपी में देखोगे किसी के में डार्क आ जाती हैं, किसी के में हल्की आ जाती हैं, या फिर किसी के में थोड़े थोड़े डॉट डॉट भी दिखते हैं, जबकि इसमें नहीं थे। क्यों? वो उस डीएनए जो होता है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे ये मशीन पर डिपेंड करता है। अगर मशीन का जो बेटा वो होता है ग्लास होता, अगर उस पर कुछ ऐसे कुछ भी डर्ट वगैरह पड़ी हो तो उसकी भी फोटोकॉपी हो जाती है, तो उससे विभिन्नता आ जाती है। ऐसे ही डीएनए की जब कॉपियाँ बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नता आ जाती हैं, और यही ये होना भी चाहिए, तभी हमें डिफरेंस पता चलेगा, जो जैव विकास का आधार होती हैं। ठीक है। संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जो संतति होती हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है समान हैं अपने, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें होती है। जैसे तुम देखते होंगे, ऐसा तो है नहीं अब तुम्हारी शक्ल बिल्कुल अपने पापा से मिलती है, थोड़ी मिलती है, एक डिट्टो तो तुम अपने पापा जैसे नहीं होते, या मम्मी जैसे, या किसी भी जैसे, थोड़ी भिन्नताएं होती हैं। तो जनन में होने वाली यह विभिन्नता ही जैव विकास का आधार है। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा विभिन्नताओं का महत्व क्या है? तो अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लिखा गया बेटा। देखो क्या होता है, जनन की जो क्षमता होती है उसका उपयोग कर जीव क्या करते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, पर्यावरण है, पारितंत्र है जिसमें हम रहते हैं। पारितंत्र क्या होता है बेटा, आप अपनी छोटी क्लास में पढ़ चुके होंगे, वो स्थान जहाँ पर जीवों के रहने के लिए सभी चीज़ें उपस्थित होती हैं। मतलब पर्यावरण के अकॉर्डिंग उन अपने आप को ढालते हैं, उनका शरीर में पर्यावरण को झेलने की, खाने की, पीने की, वो सभी वस्तुएं वहाँ पर होती हैं जिससे वो जी सकते हैं, अपनी आजीविका चला सकते हैं। ठीक है। तो उस पारितंत्र में अपना एक स्थान लेने के लिए, निकेत ग्रहण करने के लिए, कोना, निकेत मतलब एक कोना ग्रहण करने के लिए जनन क्या करते हैं जीव अपनी जनन क्षमता का उपयोग करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृतियों का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अब बेटा जनन के दौरान जब डीएनए की कॉपियां तैयार होती हैं तो उसमें क्या होता है, उसका अविरोध मतलब जब डीएनए की कॉपी बनती है तो वो क्या होती है, एक जैसी बनती है, बहुत ही माइन्यूट सा चेंज उनमें आता है। तो वो ज़रूरी है कि माइन्यूट सा चेंज तो आए लेकिन पूरी तरीके से चेंज ना हो। ठीक है। उसकी संरचना और डिजाइन क्या हो, सब पहले जैसे ही हो। ठीक है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसको विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। यानी कि जैसे मनुष्य है बेटा, मनुष्य जो खाते हैं उसके योग्य बनाती है। अब हम जानवरों की तरह पेड़ पत्ते तो नहीं खा सकते, ठीक है, या फिर जानवर हमारी तरह भोजन नहीं खा सकते, तो ये उनका एक कॉर्नर है, निकेत है जिसमें वो रहते हैं, और वो ऐसा तभी कर पाएंगे जब उसके अंदर वो गुण आएंगे उन चीज़ों को खाने वाले, जो उसको अपनी उससे जनक से मिलेंगे। ठीक है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से होता है। यानी कि कोई भी प्रजाति होती है उसका जो स्थायित्व है, अपने इस पर्यावरण में जीवित रहने का जो भी कुछ है आधार, वो उसके जनन पर डिपेंड करता है कि वो उसमें किस तरीके का जनन हुआ है। ओके। उदाहरण के लिए यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है, यानी कि जैसे एक मनुष्य है, अगर मनुष्य का बच्चा मनुष्य के जैसा है, उसमें कुछ इस तरीके की कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, जैसे बेटा कई बार देखते होंगे कुछ बच्चे जैसे पैदा होते तो क्या हो जाता है, उनके दिल में छेद हो जाता है, या फिर कुछ और भी ऐसी कंडीशन आ जाती है जिनकी वजह से उनके लिए नॉर्मल जीना मुश्किल हो जाता है बाकी की तरह। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होता है, तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश हो जाता है। ठीक है। यानी कि बेटा अगर कोई जीव उत्पन्न होता है तो उसमें अगर वो सभी गुण नहीं आए जो आने चाहिए थे, तो क्या होगा, वो कुछ दिन बाद बेटा जीवित नहीं रह पाता, वो मर जाता है, वो झेल नहीं पाता बाहर के पर्यावरण को। तुम देखते होंगे जैसे ही कई बार बच्चे पैदा होते वेंटिलेटर पर लगा देते, क्योंकि वो बाहर के पर्यावरण में रहने लायक नहीं आए, उत्पन्न नहीं हुए। ठीक है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। यानी कि बिल्कुल वैसा भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल हटके भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, एडजस्टमेंट वाला होना चाहिए उसको। यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, यानी कि जल में कोई जीव उत्पन्न हुआ है,
ठीक है, तो वो जल में रहने योग्य होगा। लेकिन अगर वो शीतोष्ण यानी कि ठंडे जल में रहने योग्य ही है और थोड़ा सा भी अगर किसी कारण, जैसे आप देख रहे हो बेटा कि वैश्विक उष्मीकरण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जल का तापमान भी बढ़ जाता है, ठीक है, तो अगर तापमान बढ़ गया तो वो तो मर जाएंगे जीवाणु, ठीक है। लेकिन अगर उसमें क्या होगा, कुछ सहन करने की क्षमता होगी थोड़ी सी गर्म ताप को भी, तो वो जीवित रह सकता है। तो अधिकतर जीवाणु वयस्टी मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी यानी कि जो उष्मा को सहन करने सकने वाले होंगे, उनके अंदर क्षमता होगी, तो वो कुछ परिवर्तन के साथ क्या होंगे, जीवित रहते हैं और अपनी वृद्धि करते हैं। तो ये बात बेटा आपको समझ में आई। थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस भी होना चाहिए हमारे अंदर पर्यावरण के साथ साथ। ओके, अतः हमने क्या सीखा कि विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विभिन्नताएं होती हैं वो उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी हैं, यानी कि जीवित रखने में उपयोगी हैं। अब बेटा देखो इसके हम क्वेश्चन आंसर, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जान लेते हैं हम कि जनन होता क्या है। वह जैव प्रक्रिया जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, जनन। क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने ही जैसे नए जीव का निर्माण करता है, और ये 2 प्रकार के होते हैं। तो जनन एक जैव प्रक्रिया है जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी पर से लुप्त नहीं होंगे, जैसे डायनासोर लुप्त हो गए थे, ठीक है। अब प्रजनन से ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने ही जैसी संतति को जन्म देता है, और ये 2 तरीके से देता है। तो जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है बेटा, केवल एक जनक ही संतति को उत्पन्न करता है, लेकिन इसमें 2 जनक से संतति उत्पन्न होती है। इसमें डीएनए का संयुग्म नहीं होता, ठीक है, यानी कि दो जब जनक एक है तो बेटा जैसे उसमें डीएनए है वैसे से ही नई संतति बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, 2 जनक होने के कारण उन दोनों के डीएनए का संयुग्म होता है, ठीक है, संयुग्मन होता है, यानी कि उन दोनों के डीएनए आपस में मिलते हैं, फिर जो नया एक डीएनए से सूचना तैयार होती है, उससे एक नई संतति बनती है, उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो प्रोटीन बनता है वो आता है, ठीक है। उत्पन्न संतति जनकों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें 2 के गुण आए हुए हैं बेटा, लेकिन इसमें उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान ही होती है क्योंकि उसमें सारे गुण ही किसके आए हैं, एक ही जनक के आए हैं, ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन आंसर करते हैं। उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, तो वो क्या है, जनन। यहाँ पर लिख दोगे जनन। सेकंड, जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृतियां बनाने का क्या महत्व है, तो देखो बेटा क्या महत्व है। जनन के दौरान डीएनए की प्रतिकृतियों का अविरोध जीव की शरीर संरचना और डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निषेध के योग्य बनाती है, ये है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्या है आपका क्वेश्चन कि स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नता क्यों लाभदायक है। तो किसी भी स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नताएं क्यों लाभदायक है बेटा, हमने अभी देखा अगर कोई जैसे ऊँट है बेटा, उसको ठंडे इलाकों में बर्फ़ वाले में छोड़ देंगे तो वो जीवित नहीं रह पाएगा, जैसे क्योंकि वो गर्मी में रह सकता है। तो क्यों जीवित आवश्यक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं को कोई समष्टि तथा वैश्विक उष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि में मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधक क्षमता वाले कुछ परिवर्ध ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। आप इसको ढंग से ऐसे लिख सकते हो कि यदि एक समष्टि अपने निषेध के अनुकूल है तथा निषेध के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है, परंतु यदि समष्टि के कुछ जीवों में कुछ विभिन्नता होंगी तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं हैं। आप ये सारा लिख सकते हो, यहाँ से लेके बेटा पूरा यहाँ तक लिख दोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका कि जनन और उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। तो बेटा जनन आप ये बताओगे जनन क्या होता है, फिर जनन के प्रकार अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। यदि एक जीव युग्मक के संयोग के बिना जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले जनन का प्रकार क्या है। तो बेटा देखो इसमें क्या है, एक ही जनक होता है तो वो अलैंगिक जनन है, ठीक है। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है बेटा, डीएनए में सूचनाएं होती हैं जिससे वो प्रोटीन तैयार होते हैं, संश्लेषित होते हैं। तो कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन होती है। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।